नमस्कार। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि एक ईरानी आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया और माना जाता है कि दिल्ली में करीब करीब 6 घंटों में उसने 30,000 से ज़्यादा लाशें बिछा दी। जी हाँ, इसका नाम था नादिर शाह। जी हाँ, माना जाता है नादिर शाह ने 1739 में मार्च के महीने में दिल्ली में ऐसा कत्लेआम किया जो शायद इतिहास में इससे पहले किसी ने नहीं किया था। इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। कई युद्ध लड़े, कई युद्धों में जीत प्राप्त की। आप कहेंगे क्या यह पहला शासक था जिसने, ईरानी शासक या आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया? जी नहीं, ईसा पूर्व की घटना है, बहुत पुरानी। यानी मैं बात कहूं आपसे तो ये अशोक से और चंद्रगुप्त मौर्य से भी पहले की बात है, जब इस्लाम की स्थापना भी नहीं हुई थी, जब ईरान कोई इस्लामिक देश भी नहीं था। उस समय लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास ईरान में एक अखमनी साम्राज्य था, शासक थे दारा प्रथम। उन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया था और कुछ भारतीय क्षेत्रों को जीता था। लेकिन उन दिनों का आक्रमण और नादिर शाह के द्वारा किया गया 1739 का आक्रमण बहुत अलग था। ऐसा कत्लेआम शायद भारत ने कभी देखा नहीं था। यह याद दिलाता था चंगेज खां के युद्ध नीति को। जी हाँ, यहां पर इस बात को भी आप जानें, वो यह है कि नादिर शाह जब दिल्ली में कत्लेआम कर रहा था तो वह एक मस्जिद, सुनहरी मस्जिद में बैठ गया। उसने अपनी तलवारें बाहर कर दी और कहा जाता है कि सामूहिक कत्लेआम का आदेश दिया था। मस्जिद में बैठ करके इस ढंग का कत्लेआम दिल्ली में माना जाता है, चाहे फतेहपुर हो, चाहे चांदनी चौक हो या दर्रीबा कालम का जगह हो, सब जगह सभी छोटे मोटे दुकान से लेकर के चौक चौराहे तक लाशों से भर गए। जी हाँ, पहले माना जाता है नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया, आपको पता होगा करनाल के युद्ध के बाद ही, जिसमें मुगल सेना हारती है, मोहम्मद शाह रंगीला एक तरह से आत्मसमर्पण कर देते हैं। यह उसके बाद की घटना है। नादिर शाह जब यहां से वापस लौट रहा था, न जाने कितनी चीजों को ले गया। मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, बहुत सारे बच्चों को, महिलाओं को गुलाम बनाकर ले गया। सब सच था, सब एक ढंग से युद्ध नीति तो थी, लेकिन यह इस ढंग से कहा जाए नादिर शाह के ऊपर, जिसे नेपोलियन कहा जाता है, शर्मसार करने वाली घटना थी। जी हाँ, यहां पर इस बात को भी जाने, वो यह है कि नादिर शाह खुद बखुद अचानक कोई शक्ति बनकर के ईरान में नहीं आ गया जो एक विजेता के रूप में पूरे विश्व में छा गया। जी हाँ, नादिर शाह परिस्थितियों का उपज था। नादिर शाह जब शासक बना, उससे पहले सच्चाई यह है कि ईरान में एक बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत राजवंश था, जो एक प्रकार से सैफिड राजवंश के नाम से जाना जाता है। सैफिड जो डायनेस्टी है, सैफिड राजवंश है, वह बारूद साम्राज्यों में से एक साम्राज्य था। आज के समकालीन विश्व में कुछ इतिहासकार हैं जो मध्यकालीन विश्व के कुछ प्रमुख साम्राज्यों को बारूद साम्राज्य करके संबोधित करते हैं। उसमें सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्यों में से एक ईरान का सैफिड एम्पायर या सैफिड साम्राज्य था। दूसरा ऑटोमन जो तुर्की का यानी तुर्की का साम्राज्य था, वह था। और तीसरा मुगल वही जो बाबर से शुरू होता है और औरंगजेब तक पराकाष्ठा पर रहता है। और भारत में इन तीनों साम्राज्यों को मिलाकर के बारूद साम्राज्य कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है ये तीनों साम्राज्य की शक्ति का आधार तोपें और बंदूकें थी। इन्होंने तोपें और बंदूकों के दम पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इन तीनों महाशक्तियों ने। और इनके बने रहने का भी जो मूल कारण था अपने अपने क्षेत्रों में, वह शक्ति था, वह शक्ति जो बारूद की शक्ति पर आधारित थी। वैसे मैं बता दूं कि ऑटोमन साम्राज्य
करीब 1300 से लेकर के 1922 तक रहा, जिसकी राजधानी आपको पता है इस्तांबुल, यानी पहले जिसको आप कुस्तुनतुनिया कहते थे। जी, वहीं मुगल आपको पता है 1526 से लेकर 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक, और तीसरा है सैफविड एम्पायर जो लगभग 200 सालों से अधिक चला, 1501 से लेकर के 1736 तक। सभी में एक बात कॉमन थी, वह थी तीनों बारूद की शक्ति पर आधारित साम्राज्य थे। लेकिन नादिर शाह का कोई लेना देना इन बारूद साम्राज्य से नहीं था। वह तो ईरान के सैफिड साम्राज्य, सैफिड राजवंश के बाद, उसके पतन के बाद आया हुआ एक बालक था। तो प्रश्न उठता है कि ईरान में जो साम्राज्य रहा सैफिड, उसने एक परंपरा को आगे लेकर के चला। कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये तीनों साम्राज्य जो मध्यकाल में बहुत ताकतवर साम्राज्य थे, तीनों ने एक दूसरे के साथ सीधे युद्ध नहीं लड़ा, उनके क्षेत्रों में जाकर के एक मर्यादा रहा। हाँ, कुछ एक विशेष क्षेत्र के कारण कहीं दूर दराज के इलाकों में दोनों में मुठभेड़ हुई, या तीनों में से किसी दो में हुई, लेकिन कभी भी आप यह नहीं देखेंगे कि सैफिड एम्पायर ने भारत पर आक्रमण कर दिया हो या भारत के मुगलों ने उन पर आक्रमण किया हो। एक धर्म से तीनों जानते थे कि यदि तीनों का अस्तित्व बना तभी तक रहेगा जब शक्ति का संतुलन रहेगा। यदि कोई भी दो लड़ते तो तीसरा फायदा उठा लेता। यह मुगल भी जानते थे, सैफिड भी जानते थे, और ओटोमन साम्राज्य भी जानता था, टर्की वाला। लेकिन फिर भी नादिर शाह से पहले भी यदि मैं कहूं तो सैफिड साम्राज्य में भी भारत और ईरान के बीच कुछ विवाद के बिंदु थे, जिसमें सबसे ऊपर था कांधार का क्षेत्र। अफगानिस्तान में कांधार, भारत के इतिहास में कई बार वह क्षेत्र भारत में रहा और कई बार भारत से बाहर भी रहा। माना जाता है कि कांधार का इंपॉर्टेंस भारत के लिए इतना ज्यादा था कि कई शासकों ने भारत को उसमें डाला, मतलब भारत अधिकार किया उस पर। बाबर भी जानते थे, अकबर भी जानता था, सब जानते थे। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा था व्यापारिक लाभ। कांधार से एक रूट खुरासान जाता था, कांधार से एक रूट ईरान होते हुए आप आगे देखेंगे तो यूरोप तक जाता था। एक रूट माना जाता है कि सेंट्रल एशिया, जिसमें आप समरकंद वगैरह मान सकते हैं, वहां से होते हुए भी एक रूट सीधा यूरोप तक पहुंच जाता था। जी हाँ, तो एक सेंट्रल पॉइंट था यह कांधार। कांधार यदि किसी को मध्य एशिया जाना है और वहां से यूरोप जाना हो, या खुरासान या ईरान जाना हो, इन सभी व्यापार के लिए आवश्यक था कि आप इस चेक पॉइंट पर अपना कंट्रोल रखें, क्योंकि यहीं से सारे रास्ते निकलते थे। यह तो व्यापारिक था, यानी कि आर्थिक चीज। दूसरा, यह कहीं ना कहीं फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल भी माना जाता था भारत के लिए, भारत की अग्रिम पंक्ति का सुरक्षा दीवार। जी हां, क्योंकि जितने भी आक्रमणकारी आए हैं भारत, जितने भी आक्रमणकारी आज तक आए, वो सभी इसी रास्ता को फॉलो किए। अफगानिस्तान से पहले कांधार पहुंचो, फिर काबुल पहुंचो, फिर पंजाब पहुंचो और दिल्ली पहुंच जाओ। इसलिए फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल कांधार था। यदि आप इसको अपने हाथ में रखेंगे तो दिल्ली तक कोई पहुंच नहीं सकेगा। यह बात मध्यकालीन बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जानते थे। इसलिए प्रयास हमेशा किया गया कांधार को अपने पास में रखना। उधर कहीं ना कहीं ईरान भी चाहता था कि हम कांधार को अपने पास में रखें, क्योंकि यहीं से तो लाइन, व्यापारिक लाइन इधर उधर जाती थी। तो ईरान भी तो चाहेगा कि मेरा व्यापार भी अच्छा हो, तो उस पर कब्जा जरूरी है। और कई बार इसी कांधार पर दोनों मुगल यानी बारूद साम्राज्य के एक स्तंभ और दूसरा स्तंभ एक दूसरे से लड़े। लेकिन कहां लड़े? कांधार में। दिल्ली आकर नहीं लड़े, या हम तेहरान जाकर नहीं लड़े, जैसा नादिर शाह ने किया। जी हाँ, वैसे एक मजबूत किला माना जाता था कांधार, चारों बगलों से पहाड़ों से घिरा हुआ मजबूत दीवारें, रणनीतिक ऊंचाई पर भारत के लिए बहुत जरूरी थी। यानी मुगलों के लिए जरूरी था, भारत की सुरक्षा के लिहाज से मध्य एशिया तक यदि पहुंचना है, यूरोप तक पहुंचना है और व्यापार पर नियंत्रण रखना है। वहीं ईरान के लिए खुरासान की सुरक्षा, क्योंकि खुरासान उसके ईस्ट में था। खुरासान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ईरान का,
उसकी सुरक्षा के लिए कांधार बहुत जरूरी था। भारत में यदि व्यापार को और बढ़ाना है तो भी कांधार जरूरी है, और मध्य एशिया जाना है तो भी कांधार जरूरी है, मुगलों के विस्तार को रोकना है तो भी कांधार जरूरी है। ऐसा कौन मानते थे? सैफिड। और कई बार लड़े। आप देखेंगे प्रथम युद्ध यदि कांधार पर ईरानियों का, यानी उस समय जो सैफिड साम्राज्य था उसके बीच हुआ, तो वह था 1905-1906। अब्बास प्रथम थे उस समय कहाँ के प्रमुख? वह थे आपके ईरान के सुल्तान। उनका युद्ध होता है मुगल सम्राट जहांगीर, लेकिन जहांगीर ने रक्षा की और कांधार भारत के साथ बना रहा। द्वितीय बार फिर झड़प होता है 1622 में। उस समय सैफिड वॉर जो होता है लगभग 1 साल चलता है, मुगल हार जाते हैं। कौन है? शाहजहां। लेकिन तीसरी बार शाहजहां ने 1638 में कांधार को दोबारा वापस किया और अपने हाथ में दोबारा से लिया। लेकिन चौथी बार माना जाता है, चौथी बार लगभग 1649 के आसपास, यानी 1649 के आसपास कांधार के प्रश्न पर जब हमारे यहाँ जहांगीर थे और वहां पर शाह अब्बास द्वितीय थे, दोनों में फिर तानातानी हुई। पहली बार औरंगजेब को भेजा इसने अपने एक पुत्र को। आपको पता है औरंगजेब जवान था उस समय, औरंगजेब हार जाता है। दूसरा बार कांधार को सीज किया गया, मुगल आर्मी भेजी गई, फिर हार गए। और तीसरी बार दारा सिकोह को भेजा गया, शाहजहां का एक और पुत्र आप जानते होंगे, वह भी हार गया। 3 बार घेराबंदी की गई कांधार की, लेकिन ईरान से मुगल हार गए या भारत हार गया। और माना जाता है इसका बहुत बड़ा कारण था तोपखाने में कमजोरियां। उनके तोपखाने, उनके बारूद, उनके लॉ लश्कर हमसे ज्यादा स्ट्रांग थे उस क्षेत्र में। कहीं ना कहीं ये बात कही गई। और लेकिन समय बीतता गया और एक समय ऐसा भी आया कि माना जाता है कि जब सैफिड साम्राज्य की समाप्ति हो रही थी, उसका पतन हो रहा था, उसी दौर में एक लड़का है नादिर, जिसे बाद में नादिर शाह कहा गया। उसने एट लास्ट क्या किया? उसके पतन, यानी कि सैफिड साम्राज्य जब कमजोर पड़ा और उसका पतन हुआ, तो इसने सत्ता अपने हाथ में ले ली और एट लास्ट सैफिड साम्राज्य को हटाकर अफसरीद साम्राज्य या अफसरीद राजवंश की स्थापना कर दी। कब की भैया? 1736 में। इसका संस्थापक स्वयं बना, सैफिड को उखाड़ कर फेंका और यह बन गया फारस का एक नया शासक और राजवंश भी नया। तब तक इसने शासन किया। अच्छा, इसकी मौत भी एक हत्या का परिणाम था। ईरान के भीड़ ने विद्रोह में उसको हत्या कर दिया गया था 1747 में। इस बात को जान लीजिए। वैसे लोग जहाँ तक बताते हैं नादिर शाह के विषय में, तो कहा जाता है कि जब सैफिड साम्राज्य अपने अंतिम दौर में था और सुल्तान हुसैन शासन कर रहे थे, उसी समय अफगान सरदारों ने जबरदस्त ढंग से विद्रोह कर दिया था। कहाँ पर? उनके साम्राज्य में, क्योंकि कांधार उनका हिस्सा हो चुका था, अफगानिस्तान का बहुत बड़ा भाग। और वहाँ पर होटाकी जो अफगान थे वो जबरदस्त विद्रोह कर दिए थे। साम्राज्य हिल चुका था, कमजोर पड़ रहा था सैफिडों का। और दूसरी तरफ ऑटोमन साम्राज्य और रूमी साम्राज्य, ऑटोमन तो जान गया टर्की, रूमी साम्राज्य यूरेशिया का क्षेत्र में था, वो भी जबरदस्त ढंग से ईरान पर आक्रमण कर रहा था, कई क्षेत्रों को जीत रहा था, पूरी अराजकता का माहौल था। और इसी में नादिर ने कमान संभाली, सबको हराया, पूरे देश को एकजुट किया और 1736 में अपने आप को एक सुल्तान के रूप में स्थापित कर दिया ईरान में। लेकिन प्रश्न उठता है कि वह मर्यादा, जो मर्यादा सैफिड भारत के साथ, मुगलों के साथ कर रहे थे, उस मर्यादा को आखिर नादिर शाह ने क्यों तोड़ दिया और दिल्ली तक वह पहुंच गया? जी हाँ, तो इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि नादिर शाह को सैफिड साम्राज्य से विरासत में जो मिला था वो आर्थिक संकट और आर्थिक तंगी थी। धन का बहुत जरूरत था। सेना एक ढंग से विद्रोह करने पर उतारू थी और उसे पता चला था कि भारत के पास अपार संपत्ति। वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी है कि भारत में उन दिनों नादिर शाह के आक्रमण के लिए एक अनुकूल परिस्थिति डेवलप हो रही थी, क्योंकि भारतीय साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर हो चुका था। जितने उत्तर मुगल काल में शासक आए औरंगजेब के बाद, सभी कठपुतली शासक थे। मोहम्मद शाह रंगीला का शासन चल रहा था, वह भी बहुत कमजोर शासक था। वहीं नीचे से मराठा बाजीराव प्रथम के नाम पर बहुत शक्तिशाली हो चुके थे, यानी
केंद्रीय शक्ति का अभाव हो चुका था। मराठा एक शक्ति के रूप में उभर रहे थे और अभी तक वह दिल्ली नहीं पहुंचे थे। दूसरी ओर कुछ लोगों ने यह भी माना कि कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज पावर जो हो चुका था, राजनीतिक रूप से भारत इतना बिखर चुका था कि उसने एक परिस्थिति को जन्म दिया कि कोई देश भारत पर आकर अटैक कर सकता है, भारत को लूट सकता है, और नादिर शाह ने इसका भरपूर फायदा उठाया। वैसे मैं कह दूं कि माइकल एक्सवर्दी ने इस बात को कहा था कि नादिर शाह जो मंशा थी वह कत्ले आम की नहीं थी भैया, वह तो लूट की थी, लेकिन फिर कत्ले आम क्यों किया तुमने? प्रश्न तो यही उठता है। जो भी हो, सच्चाई यह है कि उनकी मजबूरी रही हो, लेकिन भारत में राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक विकेंद्रीकरण दोनों मौजूद थे। राजनीतिक शक्ति कमजोर हो चुकी थी, राजनीतिक विकेंद्रीकरण बढ़ चुका था, लेकिन फिर भी भारत बहुत अमीर था, और यही वो कारण है कि नादिर शाह पहुंचा। सबसे पहले नादिर शाह ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, और वह जो हुसैन हटोक था जिसने विद्रोह किया था सफविद साम्राज्य के अंतिम चरण में, पहले उसको मारा, पूरा कंट्रोल स्टेब्लिश किया अफगानिस्तान पर। फिर वह कांधार, गजनी, काबुल होते हुए पंजाब पहुंचा, खैबर पास पार करते हुए, और फिर भारत में 24 फरवरी 1739 को एक महान युद्ध होता है, करनाल का युद्ध। आपको पता है, हरियाणा में पड़ता है करनाल। इस युद्ध में भारत हारता है, मुगल हारते हैं, और मुगल शासक हैं मोहम्मद शाह, जो एक प्रकार से आत्मसमर्पण करते हैं। बहुत कम संख्या में थे सेना नादिर शाह के पास, माना था 55,000। इसके बिहाफ में भारतीय सैनिक 3 लाख से ऊपर थे, लेकिन वेल ट्रेंड नहीं थे, नहीं सक पाए। और उसके बाद, इस घटना के बाद 20 फरवरी को वह पहुंच जाता है इस जीत के बाद दिल्ली, और 22 फरवरी को कत्लेआम चालू कर देता है। कत्लेआम से पहले उसने एक अफवाह उड़ाई नादिर शाह ने कि भारत के सैनिकों ने उनके सैनिकों को मारा है, 6,000 सैनिकों को, और उसके बाद उसने मस्जिद में बैठ करके, सुनहरी मस्जिद में बैठ करके कत्लेआम का ऑर्डर दे दिया, मानो सब कुछ स्क्रिप्टेड और प्लान्ड। आपने इस बात को सुना और समझा कि ईरान के इतिहास में मैं एक नेपोलियन की संज्ञा दूं, या एक कलंक की संज्ञा दूं, जिसने अपने हाथ न जाने कितने बेगुनाहों से रंगे। जाते जाते उसने भारत से अकूत संपत्ति ले गया, कोहिनूर हीरा भी ले गया, और कई महिलाओं और बच्चों को ले गया दास बनाकर। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।